गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने इसके आगे का चैप्टर किया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम सुमित्रानंदन जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले इनका जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रानंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया था। अर्थात ये 7 साल की आयु से ही कविता लिख रहे थे। 7 साल की उम्र में इन्होंने काव्य पाठ के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला था। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है, किन्हें पहचाना जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। अब है इनकी इन्हें जो सम्मान मिला है, तो जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े आकाशवाणी के परामर्शदाता बने। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। इनकी रचनाएं हैं। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, चिदम्बरा पुरस्कार, ठीक, चिदम्बरा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला आदि से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई। इनकी रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। अब है इनकी विचारधारा। तो इस पाठ में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में चित्रण किया है। अर्थात यहाँ पे मुख्य रूप से पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु अर्थात पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु का मनोरम दृश्य के बारे में यहाँ पर बताया है। सुमित्रानंदन की पंत की अधिकांश कविताओं में हमें यह अनुभूति होती है कि वे हमेशा अपने आसपास के वातावरण से ही वे उस चीज़ का चित्रण करते हैं। वे पहाड़ों की अपार श्रृंखला हो या आसपास झरने बह रहे हों, इन सारी चीज़ों में वे हमेशा बहुत सी बातों का उल्लेख करते थे। ठीक है, महाप्राण निराला ने भी कहा था कि पंत जी सबसे ज़बरदस्त कौशल जो है वह है शैली। अर्थात उनकी शैली में प्राकृतिक सौंदर्य प्रमुख रूप से उल्लेखित होता था। ठीक है, अब हम आते हैं पाठ में। पर्वत प्रदेश में पावस अर्थात पर्वत प्रदेश वाले क्षेत्र में वर्षा ऋतु कैसी होती है उसके बारे में बताया गया। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अर्थात वर्षा ऋतु के समय में पर्वत प्रदेश में प्रकृति क्या होती, पल पल में अपना रूप बदलती रहती है। मेखलाकार, अब यहाँ पे मेखलाकार का मतलब होता है करधनी। करधनी यानी कि ये बताया गया ऐसे, ठीक है। तो ये करधनी का मतलब होता है महिलाएं, जो हमारे छत्तीसगढ़ में भी महिलाएं क्या होती, कमर पर करधनी पहनती है। तो उसी के रूप में पर्वत अपार पूरा पर्वत है, ठीक है। अपने सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब होता है हजारों, ठीक है, हजारों दृग सुमन। अब यहाँ पे दृग सुमन का मतलब होता है पुष्प रूपी आंखें। तो पुष्प रूपी आंखों से देख रहा है, ठीक है। नीचे जल में निज महाकार, अर्थात यहाँ बताया गया है कि वह अपने चारों तरफ फैले हुए प्राकृतिक वातावरण से प्रसन्न होकर देख रहा है और बहुत विशाल रूप में यह फैला हुआ है, ठीक है। जिसके चरणों में पलाताल, और जिसके चरणों में क्या है, पलाताल अर्थात तालाब है, ठीक है। दर्पण सा फैला है विशाल। अब उस पर्वत को अर्थात मेखलाकार रूप में जो पर्वत फैला हुआ है, ठीक है, और उस पर्वत में हजारों पुष्प रूपी आंखें दिख रही हैं, ठीक है। जो अर्थात दिख रही का तात्पर्य यहाँ पे बताया गया है कि वो खिल रही हैं, ठीक है, खिल रही हैं। तो पूरा विशाल पर्वत ऐसा लग रहा है कि वह, उसके चरणों में क्या है, तालाब है, और उस तालाब में वह दर्पण अर्थात उस तालाब में जब वह तालाब में अपने दर्पण के रूप में अपने आप को देख रहा है, अर्थात तालाब को यहाँ दर्पण बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर।
गिरिवर के गौर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब यहाँ पे बताया गया है कि पर्वत, गिरी यानी पर्वत, तो पर्वत का गौरव गा का कर झरने, वहां पर पर्वत में ही झरने हैं जो क्या है, मद मद में, मतलब उनके नस नस में उत्तेजित हो गई है, मतलब वह पर्वत से झरते हुए निकल रही है मोतियों की। अब वो जब नीचे गिर रही हैं तो किसके समान लग रही है, मोतियों की लड़ियों के समान, अर्थात मोती जब गिरती हैं तो दाने दाने के रूप में लगता है ना, तो उसी प्रकार मोतियों की लड़ियों से सुंदर झाग भरे निर्झर, अर्थात जब मोतियों के समान वह नीचे गिरते हैं तो झाग के रूप में वह नजर आते हैं। ठीक है, आगे हैं गिरिवर के, अर्थात उस पर्वत के, उर का अर्थ होता है हृदय, तो उस पर्वत के हृदय से उठ उठकर, अर्थात पर्वत के मन से उच्चाकांक्षाओं से तरवर, अर्थात यहाँ बताया कि जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं वह उस पर्वत के भावनाओं से बहुत प्रसन्न है, झांक रहे नीरव नभ पर। अब वे आकाश को, जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं वह आकाश को देख रहे हैं। ठीक है, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष का मतलब होता है एक टक, ठीक है, अटल मतलब निश्चित हो जाना, एक जगह पर स्थिर हो जाना, चिंता पर, अर्थात वे वृक्ष जो हैं नीरव यानी आकाश की ओर देख रहे हैं। अनिमेष, अनिमेष का मैंने अर्थ बताया था, एक टक आकाश की ओर देख रहे हैं, शांत हैं। ठीक है, वो बिल्कुल शांत हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कुछ चिंता में, अर्थात वह मगन हो गए हैं और कुछ विचार कर रहे हैं, विचार मग्न हो गए हैं। आगे, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब यहाँ पे बताया गया पारद के पर यानी पारे के समान धवल एवं चमकीले पंख। तो यहाँ बताया गया है कि ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ हैं, ठीक है, भूधर का अर्थ होता है पहाड़, तो पहाड़ अचानक से ऐसे लग रहे हैं कि उन्हें पंख आ गए हैं और वह चमकीले पंख लेकर आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, र शेष रह गए निर्झर, अर्थात यहाँ बताया गया कि केवल बस आवाज ही रह गई है, जो जैसे पशु पक्षी होते हैं ना जो चहचहाते हैं, तो सिर्फ पंख आ गए उनमें, लेकिन सिर्फ एक आवाज ही रह गई है। अचानक टूट पड़ा भू पर अंबर, अर्थात ऐसा लग रहा है कि टूट पड़ा भू पर अंबर, अर्थात पृथ्वी पर क्या हो गया है, अंबर यानी आकाश जो है वो पृथ्वी पर टूट पड़ा है। धस गए धरा में शबे साल, अर्थात उससे क्या हुआ है, मतलब यहाँ बताया गया कि प्राकृतिक वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य होता ही है, साथ में जब वर्षा होती है तो बादल गरजने लगते हैं, चारों ओर मतलब हवा चलने लगती है, तो जो हवा चलती है उससे क्या हो रहे, वृक्ष हिल रहे हैं, और जब बादल गरजते हैं तो जो सभे धस गए धरा में, अर्थात धरती में जो शाल यहाँ का मतलब है एक वृक्ष का नाम है साल, तो वह वृक्ष क्या हो गए, जमीन में अंदर की ओर धस गए, और उस धसने से चारों ओर धुआं, अर्थात तालाब में धुआं निकल रहा है, अर्थात तालाब जल गया है। ठीक है, यूं जलद यान में विचर विचर। अब यहाँ पे सुमित्रानंद पंत जी कल्पना करते हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि इंद्रदेव अपने वायुयान में घूम घूम कर इंद्रजाल कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात इस पाठ में यह बताया गया है कि वर्षा ऋतु में किस प्रकार सौंदर्य होता है, खासकर जो पर्वत प्रदेश होते हैं वहाँ पर वर्षा ऋतु का सौंदर्य बहुत ही देखने लायक होता है। तो इस पाठ में यही बताया गया कि मेखलाकार, अर्थात वह जो पर्वत है वो मेखलाकार करधनी के समान है, और उसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, पुष्प हैं। ठीक है, तो वो उसके नीचे ही तालाब है यानी ताल है, और जब झरने वहाँ से बहते हैं तो जब पहाड़ अपने आप को देखता है उस तालाब में तो वह उसे दर्पण के समान लगता है। तो इस पाठ के माध्यम से कवि ने हमें प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में जागृत किया है, अर्थात हमारे अंदर प्राकृतिक सौंदर्य को जागृत करने के लिए हमें बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं प्रश्न कठिन शब्द। ठीक है, जीवन परिचय मैंने आप लोगों को समझाया था तो आप लोग उसी के अनुसार लिखेंगे। अब हम आते हैं कठिन शब्द। तो पहला ऋतु, दूसरा परिवर्तित,
तीसरा सहस्त्र, ये स में र है, ठीक है, यानी त्र भी जुड़ा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे सहस्त्र, ठीक। फोर्थ है दर्पण, फिफ्थ है उत्तेजित, 6 अनिमेष, 7 निर्झर, 8 उच्चाकांक्षाओं और 9 इंद्रजाल, ठीक है, 10 धुआं। तो इस प्रकार हमारे कठिन शब्द हो गए। शब्दार्थ आपकी बुक में दिया है। प्रश्न अभ्यास में हम आते हैं। पहला है पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। तो पावस ऋतु में प्रकृति में बहुत से परिवर्तन आते हैं, अर्थात कई जगह पे क्या होता है, फूल, सुंदर फूल खिलने लगते हैं, ठीक है, वातावरण बिल्कुल मनोरम हो जाता है। नेक्स्ट है मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। मेखलाकार शब्द का अर्थ मैंने पहले ही बताया कि करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल, ठीक है, अर्थात जो पहाड़ है वो करघनी के आकार में है और इसका इस रूप में बताया गया है। इसका कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर इसीलिए किया है क्योंकि जब महिलाएं होती हैं करधनी को में एक कहा जा सकता है करधनी को शोभित करने के लिए वो करधन पहनती हैं, ठीक है, तो उसी करधनी के समान यहाँ पे इस पहाड़ के दृश्य को तुलना की गई है। नेक्स्ट है सहस्त्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य। सहस्त्र दीर्घ सुमन अर्थात सहस्त्र मतलब हजारों, हजारों पुष्प रूपी आंखों से तात्पर्य यहाँ पे कवि यह बताना चाह रहे हैं कि जो पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु का आगमन होने से वहाँ के पूरे जो पुष्प हैं, वृक्ष हैं, वो सभी क्या हो रहे, खुश हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ का वातावरण मुख्य रूप से प्रसन्न नजर आ रहा है और वहाँ सुंदर सुंदर फूल खिले हैं और वो पुष्प रूपी आंखों के समान सभी को देख रहे हैं। तो यहाँ पर कवि का क्वेश्चन है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों। तो कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है, ठीक है, अर्थात यहाँ कहने का मतलब यह है कि जब पर्वत प्रदेश में जगह जगह पे तालाब होते, वर्षा ऋतु आती है तो जगह जगह पे तालाब में पानी भर जाता है, तो जो पहाड़ है वह तालाब में अपने दर्पण के समान अपने आप को निहारता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं। अर्थात पर्वत और देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित कर रहे थे। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर कुछ विचार लेकर खड़े थे और वे देख रहे थे कि वे किस बात को प्रतिबिंबित कर रहे थे। वे देख रहे थे कि वे ऐसा लग रहा था उन्हें कि वे आकाश को छू सकते हैं, ठीक है, पंख लगाकर उड़ सकते हैं। नेक्स्ट है साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए। साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में इसलिए धंस गए क्योंकि वर्षा ऋतु में चारों ओर का दृश्य अर्थात बादल गरजने लगते हैं, हवा चलने लगती है, जिससे बादल गरजने के कारण वहाँ पर जो वातावरण है इतने मतलब आप भी देखे होंगे कि जब बादल गरजती है तो कैसे होती है, एक कंपन होता है, ठीक है, तो वही कंपन यहाँ पर हुआ जिसके कारण धरती में मानो साल के वृक्ष धंस गए। झरने किसके गौरव का गान गा रहे थे। झरने पर्वत के गौरव का गान गा रहे थे, ठीक है, क्यों गा रहे थे, क्योंकि उस पर्वत होने के कारण ही उस झरने का निर्माण हुआ, इसलिए वह झरने का गान गा रहे थे, इसलिए वह झरने जो है वह पर्वत का गान गा रहे हैं। इस प्रकार हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है। थैंक यू।